right? This one having greater symmetry will have, sorry, this one having greater symmetry a greater symmetry will have higher BP and MP, ठीक है? एंड इसके पास लोअर सिमेट्री है, सिमेट्री थोड़ी कम होती है, इसकी वजह से ये इसका बीपी एमपी जो होता है वो थोड़ा कम होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है? उस पॉइंट को नोट कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। ओके, सारे लोगों ने कर लिया था। ओके, अच्छा, नॉट ओनली दिस, ये बॉइलिंग के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये सॉलिबिलिटी इन वाटर को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है? सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर को कैसे इम्पैक्ट करता है? जैसे ये नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है? इसने क्या किया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, ठीक है? तो इसके टोटल 5 साइड्स जो थे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, टोटल 7 साइड, उसमें से 2 साइड को इसने वेस्ट कर दिया, बचे कितने? 5 साइड्स, ठीक है? अब इसके साथ अगर हम वाटर को डालते हैं, राइट, तो नंबर ऑफ साइट्स बेसिकली डिक्रीज कर गई H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, राइट? यस सर। ओके, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट सॉलिबिलिटी के ऊपर भी होता है, स्पेशली वाटर के साथ सॉलिबिलिटी, या ऐसा सॉलिबिलिटी जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है? सो अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जो जिसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो जिसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी लेस सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू द अदर्स, ठीक है? क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी इसके अंदर में कैसे हो रही है, इट इज वाया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस, वाटर के साथ जो चीजें हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर पाते हैं वही उनमें सॉल्युबल हो पाते हैं, ठीक है? और ये चीज थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी solute in a solvent is dependent on the
extent of dipole or ion dipole or hydrogen bonding between solute and solvent molecule। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसके अंदर हम लोग नोट कर दें, if solute particles has intramolecular hydrogen bonding present in them, then extent of solubility in polar solvents decreases due to decreased extent of intermolecular hydrogen bonding slash dipole interaction। ठीक है, तो बेसिकली अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना, तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई और टेक अवे सम ऑफ द साइट्स व्हिच वुड rather have done some more intermolecular hydrogen bonding और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वैसे साइट्स को उसने खत्म कर दिया, तो साइट्स खत्म हो गया तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे, और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, सॉलिबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिबिलिटी हुई या बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने हैं, इंटरेक्शन उनके बीच में ज्यादा रहेगा तो दूर जाना उनके लिए मुश्किल रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सिमिलरली दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, इनका मतलब वो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, नहीं तो सॉल्युबल कैसे होंगे। ठीक है, जैसे सैंड और वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स जो है वो वाटर के डाइपोल मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है,
राइट। और NaCl के NaCl कर पाता है इसलिए वो soluble होता है। Are we getting this point? Yes, sir. So तो अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस किसी भी रीजन से कम हो गया, जैसे इंट्रामोलिकुलर की वजह से कम हो गया एक्सटेंट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के प्रेजेंट होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस वो एक्सटेंट कम हो गया, तो योर सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और हो सकता है इस तरह का, वी हैव यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या होता है? NH2C double bond O NH2, this is called यूरिया। ठीक है, and there is phosphoric acid, या इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और formula is H3PO4 and it looks like OH OH OH। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन ये है हमारा कि यूरिया जो है, यूरिया जो है हमारा, दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इन मल्टीपल वेज। ठीक है, और वेज में डिस्कस कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। Let us consider this arrangement of urea. And there is this phosphorus with this ठीक है, देखो मैंने तीन अलग अलग दिखाए हैं आपको, वो एक ही साथ दिखाने के चक्कर में द डिस्टेंस बिटवीन द थ्री हैव बीन डिफरेंट। ठीक है, that does not mean that in reality it is going to be like that। बेसिकली जो स्ट्रॉन्गर रहेगा
उस वाले साइड पे बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ठीक है। सो one pair of hydrogen bond is going to be this, one pair of hydrogen bond is going to be this, and one pair of hydrogen bond is going to be this. We can number it 1, 1, 2, and 3. I want you all to reason out which hydrogen bond is going to be the strongest, or what will be the order of strength of hydrogen bonding between them. And obviously एक ये भी रहेगा, ये छूट गया था बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? सर सेकंड। सेकेंड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, गुड। और उसके बाद कौन सा रहेगा? सर थर्ड। थर्ड क्यों? वाई थर्ड? नो सर थर्ड नहीं होगा। अरे मतलब क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, दोनों में ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन मैं चेंज कर दूंगा, या क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम गलत हो। डोंट वरी, अब उसके लिए क्वेश्चन मैं नहीं पूछता हूँ क्योंकि तुम गलत हो। तो सर इक्वल लग रहा है। हाँ मतलब क्यों लग रहा है, वही तो, वही लग क्यों रहा है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। हाँ, दैट शुड नॉट बी लाइक बेस्ड ऑन योर जस्ट अंदाजा। वो लॉजिक क्या है वो मुझे जानना है, और अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। वो तो सही बात है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। इसलिए सर इक्वल लग रहा है। अच्छा, इसीलिए इक्वल लग रहा है, बट ये दोनों ऑक्सीजन सेम नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन कैसा है? sp3 है, और ये ऑक्सीजन कैसा है? sp2 है। यस सर। तो sp2 ऑक्सीजन और sp3 ऑक्सीजन, दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है क्या? ऐसा कभी कुछ बताया है मैंने? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी may depend on hybridization. यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एस कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। राइट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन
मोर एस कैरेक्टर मीन्स, वेरी गुड। मतलब मैंने बताया है ना, मतलब यस ठीक है, सर। मतलब तुम लोग को अलग से भी पता है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताया हूँ, बट पता है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। मोर एस कैरेक्टर मीन्स मोर ईएन, ठीक है। सो sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और है तो दोनों के पास ही सेम अमाउंट ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है यस सर। ना। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी एबिलिटी टू होल्ड इट इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज स्लाइटली, और होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाता है मतलब डोनेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, यस सर। ठीक है। तो डोनेट करने की अगर एबिलिटी कम हुई तो बाकी सारे फीचर्स तो सेम है दोनों में, 1 और 3 में। इसकी डोनेट करने की एबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम हुई तो ये ज्यादा जल्दी डोनेट कर देगा, यानी इजीली डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी हमको ज्यादा मिलेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। यस सर। एंड थर्ड विल बिकम रियल थर्ड, राइट। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और सॉलिबिलिटी वाला ये पॉइंट तो मैं इसी के प्रीटेक्स्ट में ही बता रहा था, ऑर्थो पैरा मेटा के प्रीटेक्स्ट में। सो दिस इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड, ओके। Let us consider this particular thing also. There is one thing called alcohol and another thing called ether. Alcohol क्या होता है? ROH को alcohol बोलते हैं, where R is any alkyl group. R का मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल क्या होते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो बन जाएगा CH3 एंड दिस इज कॉल्ड मिथाइल, ठीक है। C2H5 में से C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, बन गया C2H5, दिस इज इथाइल। C3H8 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, इट बिकम्स C3H7 एंड इट इज प्रोपाइल, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, दे आर जनरली नोन एज अल्काइल, ठीक है। अब सिर्फ अल्काइल ही नहीं होते हैं, अल्कीन से अल्कीनाइल भी बनते हैं, अल्कीनाइल, ठीक है। अल्काइन से अल्काइनाइल भी बनेंगे। सो ये सारे होते हैं, इनको जनरली, सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी रेफर्ड एज आर, नॉट ओनली दिस। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन जाता है, ये वाला हाइड्रोजन हट गया तो दिस इज फिनाइल, और फिनाइल भी इसका पार्ट होता है। सो आर कंस्टिट्यूट ऑफ अल्कीन, अल्कीनाइल, अल्काइनाइल, अल्काइल, फिनाइल, ऑल द थिंग्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और यस सर। ये अल्कोहल होता है, और दूसरी चीज होती है ईथर, ठीक है। ROR, ठीक है। इन दोनों में वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए? कैन वी प्रेडिक्ट? और क्यों होनी चाहिए?
Yes, quick. सर एक बार रिपीट कीजिए ना, आई वाज डिस्कनेक्टेड। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्कोहल और ईथर में से दोनों में से कौन सा ज्यादा वाटर के अंदर सॉल्युबल रहेगा, अल्कोहल या ईथर, और क्यों? Which one is more soluble, or what is their order of solubility in water and why? Hmm? सर अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल है। क्यों? एच बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है, एच बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, मतलब ये वाला बॉन्ड? यानी वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो हाइड्रोजन। अच्छा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, गुड। और सो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने से क्या फायदा हुआ? सर वो सॉल्युबल हो सकता है फिर। हाँ ठीक है, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी मोर soluble simply because it has more sites available for hydrogen bonding. यहाँ पर कितने साइट्स अवेलेबल हैं? एक, दो, तीन। ठीक है, यहाँ पर कितने अवेलेबल हैं? सिर्फ दो, और हाइड्रोजन है ही नहीं। सो नाउ द पॉइंट इज, इसके पास ज्यादा साइट्स अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वाटर के साथ, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसके पास कम है साइट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो ये कम सॉल्युबल होएगा। दैट इज हाउ इट इज इट ओके? यस सर। ओके, वी कैन टेक अप। इसके रीजंस को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ROH has three sites available for hydrogen bonding with water, whereas the ROR has only two sites available for H bonding. So
due to greater extent of H bonding opportunities in ROH. It is more soluble in water. ठीक है, एक और अभी बैठे बैठे क्वेश्चन और भी कर लेते हैं हम लोग। ये ROH है, ठीक है, और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? हाउ टू सर कंपेयर? एल्कोक्सी ग्रुप। क्या क्या? सर सेकेंड ग्रुप में ज्यादा होगा। हाँ, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। ठीक है, एंड दिस इज अल्कोहल। ऐसा क्यों होगा? सर साइड्स ज्यादा है। साइट्स ज्यादा हैं। कितने साइट्स हैं यहाँ पर? कुल मिलाकर के 5 साइट्स हैं, 5। राइट। दिस इज 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट एंड दिस इज जस्ट 3। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर soluble than alcohol is going to be less soluble than carboxylic acid. Order of solubility in water, ठीक है। और ऐसे 3 5 ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं साइट्स फॉर H बॉन्डिंग। कितने हैं? 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। Implies more sites is equal to greater extent of H bonding, ठीक है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज, और Na+ को अगर हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, और अमोनियम आयन को हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है। Na+ आयन एंड अमोनियम आयन, इन दोनों को वाटर के अंदर डालते हैं, विच विल बी मोर soluble? ऑर्डर ऑफ solubility क्या होगी?
ये डायरेक्टली पूछने के बजाय ऐसे भी पूछा जा सकता है, NaCl और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, विच इज मोर सॉल्युबल, which is more soluble so, soluble in water, in water. Yes, very good. सर NH4। NH4 मोर साइड्स, एंड इससे भी ज्यादा जरूरी है Na प्लस का इंट्रैक्शन जो रहेगा वाटर के साथ में वो क्या रहेगा, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल रहेगा। ठीक है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन इज अ वीकर इंट्रैक्शन देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। So this is going to be more soluble and this is going to be less soluble. ठीक है, गुड 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 गुड, नाइस। सो चीजें हम लोगों को समझ में आने लगी हैं, आई एम हैप्पी। अब ये रीजंस जो है ये हम लोगों को ध्यान में रहने चाहिए, मतलब कहीं पर भी सॉलिबिलिटी अगर आ रही है तो द वन फैक्टर जो डिफरेंशिएट करेंगे चीजों को, दैट इज गोइंग टू बी द टाइप और नेचर ऑफ बॉन्डिंग विच इज गोइंग टू बी देयर, plus the extent of such bondings which are going to take place, these weaker bondings which are going to take place, that is going to decide the order of solubility, number one। कुछ और फैक्टर्स भी होंगे जिसको कि मैं अगले मतलब अगले कुछ मिनट्स में डिस्कस करूंगा सॉलिबिलिटी के अंदर प्रॉपरली। ठीक है, सॉलिबिलिटी चीज अब मतलब आज के दिन में हमको वो भी पढ़ना है, सो वी विल हैव अ लुक एट इट। पहले भी हमने पढ़ा है आयनिक सॉलिड्स वगैरह सॉल्युबल होते हैं, आई थिंक पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। तो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर। ओके, इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर ROH की solubility in water and RNH, ठीक है, इसको बोलते हैं अमाइन, इसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी क्या होगा, सर अल्कोहल का ज्यादा होगा। अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, सर क्योंकि साइड सेम है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। वेरी गुड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होगा, हम्म, सर बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ ठीक है, बेसिकली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पोलैरिटी ज्यादा होगी, डेल्टा पॉजिटिव लार्ज और ग्रेटर एट लीस्ट वी कैन से। ठीक है, इन हायर इन। ठीक है, तो ग्रेटर डेल्टा पॉजिटिव नेचर और डेल्टा पॉजिटिव नेचर ग्रेटर है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसकी पोलैरिटी कम है, पोलैरिटी कम है तो
बाकी सारी चीजें वाटर के अंदर, वाटर के ऑक्सीजन के साथ इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो वीकर लेवल का होगा, एंड इसलिए ये कम सॉल्युबल होंगे। सो हमने अभी दो तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इन जनरल स्टडी किया। किसका किसका? ROR, ठीक है, RNH2 अमाइंस, ROH एंड RCOOH। अभी मैं इन चारों को अगर अरेंज करने के लिए बोलूं तो कैसा होगा ऑर्डर इनका? सर कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, ये दोनों तो टॉप लिस्ट में रहेंगे, ये क्वालिटेटिवली हम बता सकते हैं। ये दोनों बॉटम टू में रहेंगे। अब इनमें से कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा ये अपफ्रंट हम नहीं बता सकते हैं। इट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन दिस R एंड R, ठीक है। ये R दोनों कैसे हैं इसके ऊपर इस चीज का डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगा कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी मोर सॉल्युबल और दिस इज गोइंग टू बी मोर सॉल्युबल। अब जनरली अगर बात करते हैं हम कि दोनों छोटे छोटे अगर हैं तो फिर ये वाला ज्यादा सॉल्युबल होएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे इस दोनों तरफ में मिथाइल रहेंगे ना, तो ये थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल रहेगा यहाँ पर मिथाइल अमाइन अगर है तो, ठीक है। बट इधर अगर हमने बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया तो ये बहुत कम सॉल्युबल हो जाएंगे, ये फिर भी थोड़ा सॉल्युबल रहेगा। am I making sense? तो इनमें हम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ ठीक है, हम जनरल ऑर्डर ये बोल सकते हैं कि RNH2 will be relatively less compared to ROR, ठीक है। अमाइन थोड़ा सा कम रहेगा ईथर के कंपैरिजन में, बट दोनों ही लेस सॉल्युबल रहेंगे, दैट इज ट्रू, ठीक है। Let me just put one more information in front of you guys. There are some alcohols, like I'm listing them out. Methyl alcohol, ठीक है. Then you have ethyl alcohol. This is methyl alcohol. Yes. Methyl alcohol, CH3OH. Ethyl alcohol, C2H5OH. Propyl alcohol, C3H7OH. Isopropyl alcohol, CH3OH. Third, butyl alcohol,
CH3 C CH3 CH3 OH and CH2 CH, and sorry, this is called allylic alcohol. Allyl alcohol. CH2 double bond CH CH2OH. All of them are infinitely soluble in water. ठीक है, इनफाइनाइटली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब एक ग्लास ऑफ वाटर में जितना ये अल्कोहल डालना है डालते जाओ, इनकी मिक्सिंग होती जाएगी। ठीक है, बाकी किसी चीज का अगर हम डालते हैं, जैसे वाटर के अंदर NaCl वगैरह डालते हैं, तो हमारी लिमिट रहती है, इतना डिसॉल्व होने के बाद फिर नहीं होगा। ठीक है, या शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एक लिमिट तक ही शुगर घुल सकता है पानी के अंदर, फिर नहीं घुलता है। डजेंट मैटर कितना भी स्टीर करो। अल्कोहल्स में भी बाकी अल्कोहल जो है उनकी लिमिट होती है, ये लिमिटलेस होते हैं। इनका जो भी क्वांटिटी आप ऐड करोगे वाटर में, ये क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है ना? Am I Yes. making sense? Okay. Going forward in this regard. सर एक मिनट, हाँ, डन सर। okay. We have these three alcohols. This is called normal butyl alcohol. And then we have, and this can be numbered as 1. And then this is secondary butyl alcohol. And then we have third butyl alcohol. Okay. This can be numbered as 2, this can be numbered as 3. इनका ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी जो होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट सब में सेम है। ठीक है ना? एक एक OH है, मतलब 3 साइड्स यहाँ भी है, 3 साइड्स यहाँ भी है, 3 साइड्स यहाँ भी है। ठीक है, तो द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज नॉट दिस ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। यहां पर ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी जो होती है वो अल्काइल पार्ट, ये जो पार्ट होता है ना अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल पार्ट जो होता है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, रिमेंबर 10th 12th में पढ़ा होगा हम लोगों ने।
हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, मेकिंग, रिमेंबर, सो ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ये अल्काइल पार्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आई मीन क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो जो है वो क्या है, सेम है। तो अल्काइल ग्रुप विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, उसका लेंथ अगर बढ़ जाता है, ठीक है, लेंथ बढ़ जाता है तो एक्सटेंट ऑफ सॉलिबिलिटी घट जाती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ कार्बन चेन और लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। लार्जर चेन लेंथ implies lesser solubility, ठीक है। Therefore, the order will be one will be the least, followed by the second, and most will be the third one. Is it okay? Yes, sir. Okay, fine. We can take up one or two more questions. Questions like H2O is liquid, but H2S is a gas at room temperature, ठीक है। दो molecular weight of H2S is more than H2O. Explain. The explanation comes from hydrogen bonding. This one is having hydrogen bonding and this doesn't have, ठीक है। H2S के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स। तो दो molecules of water are going to be greatly attracted towards each other compared to H2S molecules, and therefore H2O exists in liquid form whereas H2S exists in gaseous form. H2O में क्या ऑपरेट कर रहा है? H2O system हाइड्रोजन बॉन्ड एंड H2S सिस्टम के अंदर में क्या है?
dipole dipole interaction, dipole dipole interaction, which one is in stronger? This one is clear हाइड्रोजन। winner. ठीक है, इसकी वजह से H2O system becomes liquid. ठीक है, and H2S remains gas. वीकर इंटरेक्शन होने की वजह से गैस रहता है रूम टेम्परेचर पर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट, राइट ना, whereas this is going to have high boiling point, high boiling point compared to H2S, right? बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, इनफैक्ट होता ऐसा है यहाँ पर कि इस सीरीज में मतलब हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 में अगर हम देखते हैं तो H2S की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है, फॉलोड बाय H2SE, फॉलोड बाय H2T, और सबसे ज्यादा होती है H2O की। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है। H2SE का है बॉइलिंग पॉइंट -41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और H2S का है बॉइलिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस। वाटर का क्या है ये हम सारे लोगों को पता है। इज इट ओके? सो यू कैन अंडरस्टैंड द changes which hydrogen bonding is bringing. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पता है हम लोगों को? टेरूलियम का कितना, हाइड्रोजन टेरूलियम का कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? अप्रोक्सीमेटली 130। हाइड्रोजन सेलेनियम का मॉलिक्यूलर वेट जो है, सेलेनियम हाइड्राइड, दैट इज 81, और दिस इज 34। ठीक है, और ये क्या है? 18। वेट में इतना डिफरेंस होने के बावजूद दिस इज मच हायर इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, सो स्ट्रॉन्गर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी H2O and D2O। ठीक है, D2O which will have stronger H bonding effect। ठीक है, सो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल होएगा बिकॉज यू गाइज डू नॉट नो एन इंफॉर्मेशन। देर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम में, हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
electropositive than deuterium. ये एक फैक्ट है जो कि आपको पता पहले से रहना चाहिए था इसको आंसर करने के लिए, विच यू डिडंट न्यू, तो मैंने ये चीज सप्लीमेंट कर दी आप लोगों को. विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ड्यूट्रियम. ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके ऊपर पोलैरिटी ज्यादा बिल्ड होगी, एंड देयरफॉर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा. एम आई राइट? हेलो हेलो. Yes, sir. Greater polarization and hence polarity, and thus it will form stronger hydrogen bonding. ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O will be greater than boiling point of H2O, right? Yes, sir. वाटर के अंदर भी D2O की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी H2O मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, राइट? वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर अगर वाटर ड्यूट्रियम का, वाटर के O और ड्यूट्रियम के H का या ड्यूट्रियम के D का बॉन्ड रहेगा तो D2O की सॉलिबिलिटी H2O में क्या होगी? बहुत अच्छी रहेगी. इज इट ओके? एक और क्वेश्चन. H2O water in solid phase has low density than H2O liquid. Explain. Now this behavior is also there because of hydrogen bonding. ठीक है, लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है और सॉलिड स्टेट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉलिड स्टेट में, in solid state hydrogen bonding are एक सेकेंड में जाओ, मैं एक डायग्राम भेजता हूँ दैट विल एक्सप्लेन थिंग्स इन अ बेटर मैनर.
एक सेकेंड। ओके, सी यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से, और ऑक्सीजन इन वाटर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो इसके अंदर एक टेट्राहेड्रल टेंडेंसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्मिंग टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी। अब आइस के फॉर्म में जब ये रहता है ऑक्सीजन, सॉरी H2O, तो सारे ऑक्सीजन एटम्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ टेट्राहेड्रली अरेंज्ड।
एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम, मतलब हर ऑक्सीजन एटम जो है वो एक टेट्राहेड्रल पैकिंग में फॉर्म्ड होता है। और टेट्राहेड्रल पैकिंग क्रिएट होने की वजह से, या रिजिड टेट्राहेड्रल पैकिंग क्रिएट होने की वजह से बाकी के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर अलाइंड along that the sides of tetrahedron itself। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ऑक्सीजन एटम के टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के वजह से all the hydrogen bonds are going to be aligned along these the sides of these tetrahedron itself। ठीक है, जिसकी वजह से there is a large gap which appears between or in every cell of the tetrahedron, or every cell which has been created because of those tetrahedrons। बात समझ में आ रही है? अब वाटर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होने की वजह से, टाइट पैकिंग नहीं होने की वजह से, या ऐसे बोले कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करने की नहीं होती है वहां पे। दे कैन बी एनी वे अरेंज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एट एज लाइक ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। दे कैन बी एनीवेयर। ठीक है, दिस कैन बी हियर ऑल्सो, और दिस कैन बी हियर ऑल्सो। सिमिलरली दिस कैन कम हियर ऑल्सो, दिस कैन कम हियर ऑल्सो। दे कैन बी मोर क्लोजर। इस टाइप का रिजिड टेट्राहेड्रल और स्ट्रक्चर नहीं होता है, रिजिड टेट्राहेड्रल पैकिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं होती है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में द ऑक्सीजन ऑफ H2O forms a rigid tetrahedral packing, whereas packing and all H bondings are along the edges of these tetrahedrons। ठीक है, whereas in liquid state these rigid tetrahedron disappears and extent of H bonding increases, leading to more condensed packing in liquid state than in solid state। So lower density in liquid state than in solid state।
हम्म, अच्छा, ये सॉलिड के अंदर में जो वाटर का ये बॉन्डिंग, सॉलिड वाटर में आइस की जो बॉन्डिंग होती है, ये जो पैटर्न होता है, इसको ओपन केज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर, ओपन केज स्ट्रक्चर। और एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। इनका इफेक्ट मेनी अ टाइम्स ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर रहता है, और कुछ केसेस में इसके ऊपर भी रहता है, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड में काफी कम, बट ऑर्गेनिक एसिड में इनका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा देखा गया है। तो आई विल डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग दैट। समथिंग लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मालेइक एसिड, C double bond C, and like COOH, then COOH, इधर H और इधर H, दिस इज मालेइक एसिड। और इसमें फर्दर हम लोग जाते हैं तो ये डबल बॉन्ड O, और ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके वाले को भी इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, OH एंड डबल बॉन्ड O। इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। हावेवर ऐसी कोई भी इसका दूसरा वाला जो फॉर्म होता है, दैट इज ट्रांसफॉर्म, दिस इज सिस फॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, दिस इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस नहीं है। ये वाला एक हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, तो इसकी एसिडिटी जो होगी ये नॉर्मल लेवल की होगी। इन दोनों की एसिडिटी जो होगी वो नॉर्मल लेवल की रहेगी, जैसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक की एसिडिटी क्या होगी, नॉर्मल लेवल की होगी, और दूसरे वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी, हाइड्रोजन का मतलब एसिडिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले HCl एसिडिक है, क्यों, क्योंकि ये H प्लस दे सकता है, ठीक है। और H प्लस हमको ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही मिलेगा, जैसे H2SO4 में ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, राइट, एज अ H प्लस वो निकल सकता है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये वाले हाइड्रोजन निकलते हैं। सो दिस विल हैव नॉर्मल टेंडेंसी टू एस्केप, बट ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड होने की वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिटी एसिडिटी इज गोइंग टू बी मच लोअर, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? जबकि यस सर। फ्यूमेरिक एसिड के दोनों जो होंगे वो नॉर्मल लेवल के होंगे। इज इट ओके? ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैरो एसिड, कैरोस acid, this is peroxy acid actually,
पेरोक्सी एसिड। पेरोक्सी एसिड का मतलब पेरोक्सी लिंकेज इसके अंदर में होता है। पेरोक्सी लिंकेज क्या होता है? अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ बॉन्डेड हो और दोनों हैंड इनके किसी भी दो सेम एटम या अलग अलग एटम के साथ बॉन्डेड हो, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्सी लिंकेज। लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि पेरोक्साइड में यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसमें यही वाला लिंकेज होता है। कैरो एसिड इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ एंड ओ एंड एच। अब ये ऐसा होता है, इसमें से अगर एक H प्लस, ये वाला H प्लस अगर निकल जाता है, it takes this type of structure. ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फर्स्ट वाली एसिडिटी इसकी जो रहती है, फर्स्ट एसिडिटी, दैट इज क्वाइट गुड। फर्स्ट एसिडिटी ऑफ कैरोस एसिड इज क्वाइट गुड, बट ये वाला को एज एच प्लस जब निकलना है तो ये निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है ये। ठीक है। सेकेंड acidity is poor due to H bonding. अच्छा, not only that, see, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा वो कुछ इस तरह का हो रहा होगा। S डबल बॉन्ड O, O H, O O H, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। नाउ ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? एक नंबर या दो नंबर? इवेंचुअली दो नंबर इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन वन नंबर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, यहाँ पर डोनेशन टेंडेंसी कम रहेगी। इज इट ओके? यस सर। ठीक है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर, यानी जब इसने H प्लस लूज नहीं किया है तब वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और H प्लस लूज करने के बाद स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लग रहा है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H प्लस के निकलने के बाद बढ़ जा रहा है। दिस इज अनदर रीजन फॉर फर्स्ट एसिडिटी टू बी क्वाइट गुड। ठीक है। अगर वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी एक्टिविटी करने से हो रहा है, तो वो एक्टिविटी होने की टेंडेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यानी H प्लस के लूज होने की वजह से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो H प्लस का लूज होना विल बी ऑलवेज फेवर्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब ये फेवरिंग चीजें जो है ये थोड़ा सा बाद में आएंगी, दो चैप्टर के बाद, तो इट विल बिकम मोर क्लियर। अभी के लिए रहने देते हैं। ठीक है। अभी के लिए जितना समझ में आ रहा है सफिशिएंट है। थर्मोडायनेमिक्स में फेवरेबिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दो एग्जांपल्स, और देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, और ये एक्चुअली इकलौता मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही एटम के या एक ही कार्बन एटम के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स स्टेबली रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है। What I'm trying to say is
इट इज ओनली मॉलिक्यूल जिसके अंदर वी हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दे आर स्टेबली प्रेजेंट देयर। स्टेबली प्रेजेंट देयर का मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कभी भी एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है ना, तो what happens is it will automatically degenerate into, जैसे ऐसे OH और OH आ गया ना, और इधर कुछ भी और हो तो ये इमीडिएटली क्या करता है, एक OH को उड़ा देता है और एक H को उड़ा करके इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O प्लस H2O। डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऑटो डिहाइड्रेशन, ऑटो डिहाइड्रेशन। रोक नहीं पाता है, खुद से हो जाता है, ठीक है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। दिस इज द ओनली क्लोरल हाइड्रेट इज ओनली मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबली रहते हैं, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वन ऑफ द फ्यू organic molecule where more than one hydroxyl group is stably present on same carbon without auto dehydration, ठीक है, due to formation of hydrogen bonding between Cl and H। ठीक है, okay, so these are some of the informations uh, regarding hydrogen bonding which I had to share with you in short। अब अगर हम लोग एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स को अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या इम्पैक्ट वो कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पर रहेगा। पहला, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और इसकी वजह से स्टेट, फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, solubility in water or any protic solvent। अब प्रोटिक सॉल्वेंट्स वगैरह क्या होते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, सॉल्वेशन अभी बाकी है। और एसिडिटी, एसिडिटी इफेक्ट, तीसरा, और क्या रहा,
सॉलिबिलिटी इफेक्ट के अलावा और कुछ रहा क्या? ठीक है, एक चौथा पॉइंट, डिहाइड्रेशन टेंडेंसी molecule with hydroxyl group. It is also going to be impacted. So हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स प्राइमरली हम लोग इन चार फिनोमेना के ऊपर बहुत इजीली देखेंगे या मिलता है हमको। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से वो ये दोनों होते हैं। ठीक है ना, सॉलिबिलिटी एंड एसिडिक इफेक्ट। बीपीएमपी फिजिकल होता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हमारे लिए नहीं होता है, बट सेकेंड एंड थर्ड जो होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस, क्योंकि रिएक्शंस में हमको इन दोनों की वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, ओके, लेट्स एंड आवर लेक्चर ओवर हियर फॉर टुडे। और कल मॉर्निंग में भी एक लेक्चर लूंगा, मतलब कल मॉर्निंग में भी लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री का, और उसके बाद फिर फिजिक्स का लेक्चर रहेगा। फिजिक्स का लेक्चर जेई वाले लोगों के लिए।